सुप्रभात संपर्क। आज शिवाजी संपर्क की इस फोर्टनाइटली नेटवर्किंग मीटिंग में आके मुझे बहुत बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है। मेरी संपर्क की जर्नी की शुरुआत यहीं से हुई थी और बस मेरी कुर्सियां बदलती गई। मुझे याद है 3 साल पहले लगभग मैं इस चेयर पे बैठा था, मतलब मैं विजिटर चेयर पे बैठा था। ऑलमोस्ट वो संपर्क की पहली या दूसरी मीटिंग होगी मोस्टली। 1-2 दिन के बाद मेरी कुर्सी वहां से, तब विजिटर टेबल वहां पे होता था, तो वहां से इधर आ गई, मतलब मैं मेंबर बन गया। 1-2 मीटिंग के अंदर मेरी कुर्सी यहां से वहां चली गई क्योंकि मैं प्रेजेंटेशन कोऑर्डिनेटर बन गया। तब भी जोग सर प्रेसिडेंट थे, मैं उनके राइट में बैठता था, बोल सकता हूं कि मैं उनका राइट हैंड था। आज भी उनके राइट में बैठा हूं। तो लाइफ इज अ सर्कल, वो सर्कल कंप्लीट हो गया ऐसा लगता है मुझे। पर आज ये जो इस सेलिब्रिटी गेस्ट के कैपेसिटी में जो मुझे बुलाया गया है, मुझे अश्लेष का फोन आया था और ही सेड कि सर वी वांट टू इनवाइट यू एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट। मैं तो पहले दंग रह गया क्योंकि मैं अभी भी संपर्क का हिस्सा हूं, मैं रह चुका हूं, ऐसा नहीं हूं, मैं अभी भी संपर्क मेंबर हूं। और इस पूरे जर्नी में मैंने बहुत सारे धुरंधर लोगों को सुना है इस चेयर पे बैठ के। और पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता, बट फिर भी मुझे इस पात्र आप लोगों ने समझा, इसके लिए मैं संपर्क डायरेक्टर्स और शिवाजी की जो लीडरशिप टीम है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। 15 मिनट का समय है जो मुझे दिया गया है। अश्लेष को मैंने जब कॉल आया था अश्लेष का मुझे, तो मैंने उसको पूछा था कि एग्जैक्टली किस टॉपिक पे बात करनी है, मतलब मुझसे अपेक्षा क्या है, किसके बारे में बात करने की अपेक्षा है। तो एक तो अश्लेष ने खुद का एक प्रॉब्लम बताया कि सर मेरी 8-10 लोगों की टीम है और मैं दिन भर उनको मैनेज करते करते मेरा पूरा दिन निकल जाता है, मेरे खुद के काम रह जाते हैं। और आप 100 लोगों की टीम कैसे मैनेज करते हैं? तो मैंने बोला कि अच्छा फिर पीपल मैनेजमेंट पे बात करनी है क्या? तो अश्लेष सर बोले कि हाँ, कि आप पीपल मैनेजमेंट पे बात कीजिए और आप कैसे मैनेज करते हैं वो हमें समझाइए। और तभी उसका वो प्रॉब्लम सुन के मैंने जस्ट एक छोटी सी टिप उसको दी कि देखिए स्पैन ऑफ मैनेजमेंट नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है, मतलब आपको कितने लोग रिपोर्ट करते हैं। एक थंब रूल ये होता है कि वो लोग 5 से ऊपर ना हो। एक्चुअली एक 5 लोगों तक आप इफेक्टिवली उनको मैनेज कर पाते हो। अगर वो 5 के ऊपर जा रहे हैं तो समहाउ यू क्रिएट हायरार्की बिटवीन देम, कि कुछ लोग किसी को रिपोर्ट करें और वो आपको रिपोर्ट करे। तो ये एक थंब रूल है। ये अगर थंब रूल हम समहाउ, एक हार्ड लाइन नहीं है, 5 के 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं या कम भी हो सकते हैं, पर उसके इर्द गिर्द अगर हम चल सके तो ये मैनेजमेंट थोड़ा ईज आउट होता है, इजी होता है। और उसके बाद वो बोला कि सर अभी तो आप पीपल मैनेजमेंट पे ही बात कीजिए। तो मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है मेरा। वो प्रेजेंटेशन देने के पहले कुछ मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। भले मैं पीपल मैनेजमेंट पे बात भी आज करूंगा, बट मैं इस टॉपिक का गुरु नहीं हूं, अदर मैं किसी भी टॉपिक का गुरु नहीं हूं। तो ये पहला डिस्क्लेमर है। मैं बस मेरी जर्नी में जो चीजें मैं सीखा हूं, ये जो 10-12 साल का जो मेरा बिजनेस एक्सपीरियंस है, इसमें मैं जो सीखा हूं मैं वही चीजें आपके सामने रखूंगा। दूसरा डिस्क्लेमर मेरा ये है कि मैं आईटी इंडस्ट्री से आता हूं। आईटी इंडस्ट्री एक मतलब व्हाइट कॉलर इंडस्ट्री मानी जाती है और मेरे जो लर्निंग है वो उस इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में है। तो हो सकता है कि उसकी सारी चीजें आपके बिजनेस में अप्लीकेबल ना हो, उसके जो लर्निंग्स हैं। फिर भी मैनेजमेंट की कुछ चीजें फिर भी यूनिवर्सल रहती है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द टाइम, प्लेस एंड नेचर ऑफ इंडस्ट्री यू आर वर्किंग इन, वो अप्लीकेबल होती है। हो सकता है कुछ चीजें आपको रिलेट कर जाए इसमें। तो इसी के साथ मैं ये प्रेजेंटेशन शुरू करता हूँ। कैन वी गो ऑन द नेक्स्ट स्लाइड? या
ये जस्ट एक टाइमलाइन है, बहुत शॉर्ट में बताना चाहूंगा। 2009 में वी स्टार्टेड मैक्सिमस। उसके पहले आई वॉज वर्किंग विथ इन्फोसिस। मैंने 2-3 साल इन्फोसिस में जॉब किया। और ओके, बाय द वे, कैन वी हैव कम ऑन द प्रीवियस स्लाइड, क्योंकि परिचय अश्लेष ने दिया था, बट यस, ओके, इट इज मेंशन्ड देयर। मैं एक बहुत छोटे टाउन से आता हूँ, वरोरा नाम का टाउन है। पर ये एक फेमस टाउन है क्योंकि लेजेंडरी सोशल वर्कर श्री बाबा आमटे जी की वो कर्मभूमि है। और मेरा बी होने के बाद इन्फोसिस में मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैंने कुछ साल काम किया। और 2009 में, नाउ वी कैन गो नेक्स्ट, 2009 में वी स्टार्टेड दिस कंपनी नेम मैक्सिमस। तब हम एक स्टैटिक वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी थे। 2010 में हम लोग डायनामिक वेबसाइट बनाने लगे। 2011 में तब बहुत सा मतलब वेब एप्लीकेशन का मार्केट उभर रहा था, हम लोग वेब एप्लीकेशन बनाने लग गए। फिर मोबाइल का मार्केट आ गया। 2012 में हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन बनाने लगे, एंड्रॉइड एप्लीकेशन मोस्टली। 2013 में हम लोगों ने iOS मतलब आईफोन ऐप डेवलपमेंट चालू किया। 2014 के करीब, तब तक हम पैरेलली बहुत सारा ई कॉमर्स का बूम आया था मार्केट में, और हमने बहुत सारे ई कॉमर्स सॉल्यूशन भी बनाए थे हमारे क्लाइंट्स के लिए। 2015 के ऑनवर्ड्स हमें कुछ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी मिले, और हमने कुछ बहुत बड़े बड़े गवर्नमेंट पोर्टल बनाए महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए। तो वो सारे ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। ये एक बड़ा माइलस्टोन था हमारी जर्नी में, क्योंकि आज भी वो पोर्टल्स 1 करोड़ से भी ज्यादा महाराष्ट्र की यूथ यूज कर रहे हैं। पर इससे भी बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था 2017 में, जब हमें कुछ बहुत ही अच्छे डिजिटल प्रोडक्ट्स के प्रोजेक्ट्स मिले। जो अब डिजिटल प्रोडक्ट होता क्या है बेसिकली, एक मिनट में मैं वो बताना चाहूंगा। आपके मोबाइल पे बहुत सारे एप्स हैं, और इन एप्स के थ्रू हम पूरी दुनिया के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये एप्स एग्जांपल है डिजिटल प्रोडक्ट के। तो चाहे फेसबुक हो गया, ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो, ये सारे डिजिटल प्रोडक्ट है। तो डिजिटल प्रोडक्ट का मतलब जिनका बिजनेस ही उनकी ऐप है, जो उनके ऐप के थ्रू बिजनेस करते हैं, ठीक है, उनको डिजिटल प्रोडक्ट्स कहा जाता है। और हमारे क्लाइंट्स को जिसके भी पास ऐसी कोई आइडिया है कि हाँ मैं ये डिजिटल प्रोडक्ट की मेरे पास आइडिया और इसको मैं बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो ऐसे क्लाइंट्स को हम हेल्प करते हैं उनके आइडिया को प्रोडक्ट में ट्रांसलेट करने में, और उनके प्रोडक्ट को एक सक्सेसफुल डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस में ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग हेल्प करते हैं। तो 17 में इस टाइप के हमें प्रोजेक्ट मिले, और 2021 में देन वी ऑफिशियली एडॉप्टेड दिस पोजिशनिंग कि मैक्सिमस तब तक एक आईटी कंपनी थी, आज भी मैक्सिमस आईटी कंपनी है, बट वी कॉल इट मैक्सिमस इज अ डिजिटल प्रोडक्ट इंजीनियरिंग कंपनी। तो ये एक हल्का सा मैक्सिमस की जर्नी के बारे में। नेक्स्ट, अब यहां से मैं जो मेरी लर्निंग्स है वो थोड़ा शेयर करूंगा, जो सजेशंस अगर कोई मुझे पूछता है कि आपने क्या सीखा, तो ये सारी वो चीजें हैं। पीपल मैनेजमेंट बहुत बड़ा टॉपिक है, 50 चीजें हम लोग करते हैं, शायद उसमें से 15 भी आज मैं बता ना पाऊं। एक 5-6 बहुत ही हाई लेवल चीजें मैं बताऊंगा। सबसे पहली चीज तो बिजनेस 4 टाइप के होते, 4 कैटेगरी में उनको गिना जाता है। एमएसएमई आपने नाम सुना होगा, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंड एंटरप्राइज, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सबकी जर्नी एम से लेके ये ई तक होनी चाहिए, हमने विजुअलाइज करनी चाहिए, ठीक है। विजुअलाइजेशन मतलब अगर आप एम हो, अगर आप एक इंडिविजुअल हो, ठीक है, आपके बिजनेस आप एज ए इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हो, आपने ये सोचना चाहिए कि कैसे मैं एटलीस्ट एक एसएमई बनूं। अगर आप एसएमई हो तो कैसे मैं एटलीस्ट एक मिड साइज कंपनी बनूं। अगर आप मिड साइज कंपनी तो कैसे मैं एक बिग एंटरप्राइज बनूं, ठीक है। तो ये जो सोच है, ये सोच सबसे पहले तो हमारी होनी चाहिए। ये मेरा सबसे पहला सजेशन है। तो आप जो भी इंडिविजुअल बिजनेस में हो, ठीक है, ये जर्नी के लिए अल्टीमेटली आपको आपका बिजनेस मॉडल डिस्कवर करना पड़ता है कि मैं कौन सा मेरा बिजनेस मॉडल होना चाहिए। बिजनेस मॉडल मतलब बिजनेस करने का तरीका,
जिसमें मैं स्केल कर सकूं मेरे बिजनेस को। ठीक है, बहुत सारे इसमें क्या होता है कि एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में, जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल डॉक्टर का एग्जांपल लूं जो जिनकी इंडिविजुअल प्रैक्टिस है, ठीक है, तो ही इज इनटू इंडिविजुअल बिजनेस, और फिर उनके बिजनेस की लिमिट है कि वो जितना समय दिन में दे पाते हैं, दैट इज द लिमिट। ठीक है, अब उनको स्केल करना है तो क्या कर सकते हैं, तो जैसे हमारे बीच में डॉक्टर मौजूद है, उनका हॉस्पिटल है, राइट, तो एटलीस्ट वो इंडिविजुअल बिजनेस से एसएमई बिजनेस के कैटेगरी में गए हैं। ठीक है, तो आप जो भी बिजनेस में हो, आप कैसे स्केल कर सकते हो, इसके बारे में आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, और वो स्थिति में जाने की कोशिश करनी पड़ेगी, एम से लेके ई तक। ठीक है, उस कोशिश में ये सबसे पहला मंत्र है कि वर्क ऑन बिजनेस नॉट इन बिजनेस। ठीक है, मतलब आपने बहुत ज्यादा, अगर आपका बहुत ज्यादा एक्टिव रोल है आपके बिजनेस के ऑपरेशन में, तो बहुत बार क्या होता है कि आपका बिजनेस का ऑपरेशन आप पे बहुत डिपेंड हो जाता है। ठीक है, और एक तरीके से आप खुद ही उस आपके बिजनेस के स्केलिंग एफर्ट के लिए बॉटलनेक बन जाते हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वर्क इन द बिजनेस। ठीक है, इसकी जरूरत होती है, बट सोच हमें ये रखनी है कि मैं जल्दी से जल्दी इस रोल से कैसे बाहर निकलूं और वर्क ऑन द बिजनेस करूं। ठीक है, जब हमें हमारा बिजनेस को स्केल करना है, ठीक है, तो हमें लिटरली उस बिजनेस को एक इंजीनियर करना पड़ता है। एक इंजीनियर कैसा, एक घड़ी चलती है तो उसके सारे पार्ट्स खुद ही खुद चलते हैं और वो चलती है, फिर आपको उसको मैन्युअली चलाना नहीं पड़ता। वैसे ही आप अगर आपके बिजनेस में हो या ना हो, फिर भी आपका बिजनेस ऑटो पायलट मोड पे चले, इस स्थिति के लिए आपको उस बिजनेस को बहुत इंटेलिजेंटली बुनना पड़ता है। उसमें किस टाइप के लोग चाहिए, किस टाइप की प्रोसेसेस आपको डालनी पड़ेंगी, वो एक दूसरे के साथ कैसे काम करेंगे। तो एक तरीके से वो एक स्वेटर कैसे बुनते हैं, ठीक है, तो वैसे एक आपको आपके बिजनेस को इंजीनियर करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एज वर्क ऑन द बिजनेस। ठीक है, तो आप वो देखिए कि अच्छा आप नहीं हो तब भी आपका बिजनेस चले, उसके लिए आपको कौन से लोग लाने पड़ेंगे और कौन सी प्रोसेस लानी पड़ेंगी, कौन से सिस्टम्स लाने पड़ेंगे। ठीक है, दैट इज अ फर्स्ट सजेशन। सेकेंड इज दिस इज अ ट्रांजिशन मंत्रा। ठीक है, जो हम लोग हमारे बिजनेस में बहुत फॉलो करते हैं। तो ट्रांजिशन मंत्रा क्या होता है, जैसे एक चीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांजिशन करनी है, ठीक है, और कुछ नॉलेज है, ओके, या स्किल है जो भी, तो ये ट्रांजिशन मंत्रा काम आता है। दिस मंत्रा इज वेरी सिंपल। आई डू यू सी, वी डू, यू डू आई सी, एंड देन यू डू। बहुत सिंपल है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ठीक है, ये ट्रांजिशन मंत्रा हमारे बिजनेस में हम लोग जब भी कोई केटी होती है, नॉलेज ट्रांसफर होती है, तो दिस वी फॉलो। ठीक है, एक बंदे से दूसरे बंदे को जब कोई चार्ज हैंडओवर होता है, मैंने यहां पे ट्रांजिशन मंत्रा लिखा है, बट दिस इज ऑल्सो मेंटरशिप मंत्रा, दिस इज ऑल्सो लीडरशिप मंत्रा। ठीक है, आपके टीम में जब भी कोई नया बंदा आता है, आपको कुछ दिनों तक उस पर काम करना पड़ेगा, उसको मेंटर करना पड़ेगा, उसको ग्रूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप उसको इस स्टेप से लेके जाते हो और जितने जल्दी लेके जाते हो, उतना जल्दी वो अपना इंडिविजुअल काम करना चालू करेगा, एंड देन यू कैन फोकस ऑन समबडी एल्स। ठीक है, तो वो जो स्वेटर बुनना है या वो जो सिस्टम बुनना है, बस वही है। आपको लोगों के ऊपर काम करना है, उनके काम करने के तरीके के ऊपर काम करना है, वो प्रोसेस के ऊपर काम करना है। ठीक है, और आपको बाहर निकलते जाना है जितने जल्दी हो सके उस प्रोसेस से। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, मेरा एक ये सजेशन रहता है कि आप जो भी बिजनेस में हो, ये इररिस्पेक्टिव ऑफ एसएमई, माइक्रो या इंडिविजुअल, ठीक है, आपके पास जो भी XYZ स्टाफ होगा, एक बंदा होगा, 2 बंदे होंगे या 10 बंदे होंगे, ठीक है, आपके पास एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का सिस्टम मतलब, अब जैसे हमारे यहाँ पे हम लोग फॉलो करते हैं कि हर 6 महीने में हम लोगों को उनका परफॉर्मेंस फीडबैक देते हैं। ठीक है, जिसको हम परफॉर्मेंस अप्राइजल बोलते हैं। ठीक है, उसमें हम ये टेम्पलेट फॉलो करते हैं, ये हमारा प्योरली हमारा खुद का टेम्पलेट है मैक्सिमस का।
एक स्ट्रक्चर्ड वे से उसका परफॉर्मेंस लिखते हैं। तो ये 5 सेक्शन है। सबसे पहला हिस्ट्री, उसका हिस्ट्री में कैसा परफॉर्मेंस रहा है, जस्ट उसकी थोड़ी झलक। और दूसरा है मेट एक्सपेक्टेशंस। अब हर 6 महीने में करते हैं, तो ये 6 महीने में ऐसे कौन से काम उस बंदे ने किए, ठीक है, जो अपने अपेक्षा के अनुरूप किए, आपकी जो अपेक्षा थी उसके हिसाब से किए, ठीक है। वो पॉइंट्स हम लोग इस सेक्शन में लिखते हैं। देन देयर इज अ सेक्शन एक्सीडेड एक्सपेक्टेशंस। ऐसे कौन से काम उस बंदे ने किए जो आपके अपेक्षा के भी परे थे, ठीक है, बहुत उसके ऊपर जाके उसने किए जिसकी आपने अपेक्षा भी नहीं की थी। वो पॉइंट्स हम इस सेक्शन में लिखते हैं। तीसरा सेक्शन है थिंग्स दैट कुड हैव बीन बेटर, ठीक है, जो अच्छी हो सकती थी, ठीक है, जो इतनी अच्छी नहीं हुई, अपेक्षा अनुरूप नहीं हुई, वो पॉइंट्स हम इसमें लिखते हैं। और फाइनली 5वां सेक्शन है वो गोल, कि अगले 6 महीने में उस बंदे को क्या चीज अचीव करनी है, ठीक है। ये टेम्पलेट हम परफॉर्मेंस अप्राइजल के लिए यूज करते हैं। हर 6 महीने बाद हम लोग बैठते हैं हमारे हर एक रिपोर्टिंग के साथ और उसके साथ ये चीज का डिस्कशन करते हैं, ठीक है। इससे एक दो बहुत इनडायरेक्ट फायदे हैं, ठीक है, इस टाइप के सिस्टम रखने के लिए, ठीक है। एक तो क्या होता है कि बहुत बार हमारे टीम में कोई बंदा अच्छा काम कर रहा है, हम उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, पर अगर वो बुरा काम कर रहा है ना, तो बहुत बार हम सोचते रहते हैं कि इसको कब बताओ, कैसे बताओ, ठीक है, ये उसको कैसे परसीव करेगा, ओके, ये सारी चीजें आपके जहन में रहती है, ओके। उसके लिए ऑफिशियल एवेन्यू है, उसको भी पता है आज मेरे परफॉर्मेंस की बात होने वाली है, वो भी प्रिपेयर्ड आता है, आप भी प्रिपेयर्ड जाते हो, और वो एक हेल्दी डिस्कशन बन सकता है। दूसरा चीज, बहुत बार इस झिझक की वजह से कि मैं कैसे लोगों को बताऊं, व्हाइट कॉलर इंडस्ट्री में तो बहुत ये चैलेंज आता है कि किसी को उसके जो काम में नुक्स निकालना और उसके बारे में बताना, ठीक है। तो आप बहुत बार क्या करते हो, आप एज ए बॉस डिस्टेंट रहने लगते हो उससे। आप एक ना ये मेंटेन करके चलते हो, एक बैरियर मेंटेन करके चलते हो, ठीक है। आज के व्हाइट कॉलर इंडस्ट्री में नॉर्मली वो चीज नहीं वर्क करती, ठीक है। मैं तो उसमें नहीं बिलीव करता हूं पर्सनली, पर इस टाइप का अगर सिस्टम नहीं है तो वो एक डिस्टेंस बना के रखना पड़ता है, ताकि वो आपके साथ मतलब आप उसको बता पाओ तो वो आपको एज ए अथॉरिटी परसीव करे, उसको भले ही बुरा लगे पर वो कुछ बोले ना, ठीक है। बट ऐसा ना होते हुए इस टाइप की अगर कुछ सिस्टम है, ठीक है, यू कैन स्टे फ्रेंडली विथ योर एम्प्लॉइज, ठीक है। हम लोग उनके साथ उठते बैठते खाना खाते हैं लिटरली, ठीक है। बहुत बार ऐसे होता है कि दोपहर में मैं लंच के में उनके साथ गया, खाना खाया, बस लंच के बाद इमीडिएटली परफॉर्मेंस की मीटिंग होती है, आया कमरे में एंटर किए, मैं मेरे रोल में, वो उसके रोल में, और ये सारी चीजें कोई चिल्लाने की जरूरत नहीं, बहुत ही ढंग से सिस्टमैटिक तरीके से उसको हम लोग ये बता सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज दैट। थर्ड इज कि अब आपको किसी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करनी है तो एक आपके पास वर्क मेजरमेंट का भी टूल होना चाहिए, ठीक है। वो दिन भर क्या कर रहा है, हम लोग टाइम शीट नाम का टूल यूज करते हैं। हमारे इसमें एक सिस्टम होता है कि आपके आने का कोई टाइम फिक्स नहीं है या जाने का कोई टाइम फिक्स नहीं है, आप आपके सहूलियत से आ सकते हो, आप आपके सहूलियत से जा सकते हो। बस आपको 45 प्रोडक्टिव आवर्स लॉक करने हैं वीक में। आप वो 45 आवर्स में आपने क्या प्रोडक्टिव काम किया, वो उसका एक सॉफ्टवेयर होता है, वो उसमें भरते रहते हैं और हम इस तरीके से उनका वर्क मेजर करते रहते हैं। 6 महीने बाद हम वो सारी चीजों का एनालिसिस करते हैं और अकॉर्डिंगली उनको परफॉर्मेंस फीडबैक देते हैं। तो ठीक है, ये सिस्टम नहीं भी रही, डीएसआर है, जैसे डेली स्टेटस रिपोर्ट, ठीक है। आप उनसे कोई डेली आप बोल सकते हो कि मेरे को एक शाम को एक ईमेल भेज देना, ठीक है, कि आपने दिन भर क्या किया, ठीक है। या तो जैसे मंथली रिपोर्ट, कुछ फंक्शन है, ठीक है, पूरे महीने भर में क्या काम किया, ये एटलीस्ट एक मंथली रिपोर्ट में थोड़ा सा लिख के दे दे भाई, उसका कोई फॉर्मेट हो सकता है, ठीक है। वी फॉलो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, बट टाइम शीट होने की वजह से दैट इज द मोस्ट इफेक्टिव टूल, ओके। हॉरिजॉन्टल्स एंड वर्टिकल्स, जब आप स्केलिंग के इसमें अटेम्प्ट में हो, तो मतलब आप एंटरप्राइजिंग के अटेम्प्ट में हो, ठीक है। आपको खुद तक आपका बिजनेस सीमित नहीं रखना है, आपको उसकी एक बड़ी एंटरप्राइज क्रिएट करनी है। तो आपको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल्स आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं। नॉर्मली हॉरिजॉन्टल मतलब जैसे एचआर, फाइनेंस, एडमिन, आपका हार्डवेयर सपोर्ट, लीगल, ये सारे हॉरिजॉन्टल फंक्शन माने जाते हैं। मोस्ट ऑफ द बिजनेस में ये हॉरिजॉन्टल फंक्शन होते हैं, ठीक है, जो सपोर्ट फंक्शन का काम करते हैं। और वर्टिकल मतलब आप जिस कोर बिजनेस में हो
उसकी जो वैल्यू चेन है, ठीक है, वो हो गया आपका वर्टिकल, और उसको ये हॉरिजॉन्टल फंक्शन सपोर्ट करते हैं। आपको ये तय करना पड़ता है धीरे धीरे कि आपके लिए कौन से हॉरिजॉन्टल फंक्शन जरूरी है, ठीक है, और कौन से आपको वर्टिकल्स बनाने हैं, ठीक है। एक थंब रूल है, जैसे अगर आपकी टीम 20 के ऊपर एक्सीड कर रही है तो तब आपको एचआर की जरूरत है, क्योंकि एज ए एचआर फिर फाउंडर का बहुत सारा टाइम उसमें जाने लगता है, ठीक है, जो एचआर के टास्क है। मे बी 50 लाख के ऊपर आपका बिजनेस जा रहा है तो आपको एक फाइनेंस की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा आपका टाइम उसमें चला जाता है, ठीक है। आपको तो फ्री होना है हर एक काम से, राइट। तो ये हॉरिजॉन्टल फंक्शन धीरे धीरे आप इवॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट, यस 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 यस, ऑर्ग स्ट्रक्चर ये एक और नेक्स्ट लेवल इवॉल्व स्वरूप है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का, ठीक है। इसमें बेसिकली आपको आपका बिजनेस चलाने के लिए कौन से लोग चाहिए, कौन से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आप उसको डिटेल आउट कीजिए, ठीक है, और एक क्या सही ऑर्ग स्ट्रक्चर काम करेगा, ताकि आपके पास जब आपका प्रोस्पेक्ट आएगा वहां से लेके उसको एंड तक एक सही एक्सपीरियंस डिलीवर होना चाहिए, और उसके लिए आपकी मैकेनिज्म कैसे काम करनी चाहिए, उसका एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक ये टूल है, बहुत ही ट्रिकी टूल है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको सही से बनाओ और एग्जीक्यूट करो तो आपका बिजनेस एफिशिएंट हो जाएगा। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टूल, ये आपके पास कोई एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टूल होना चाहिए। इसका अगर छोटा एग्जांपल दूं, टाइम मैनेजमेंट का अगर कभी भी आपने कोई भी ट्रेनिंग सुना होगा, उसमें ना एक क्वाड्रेंट वो लोग बोलते हैं, टाइम मैनेजमेंट के क्वाड्रेंट। आप जो दिन भर काम करते हो, ठीक है, उसमें कुछ चीजें रहती है जो अर्जेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, कुछ आपको काम होते हैं जो इंपॉर्टेंट है, कुछ काम है जो नॉट अर्जेंट है बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कुछ काम है जो नॉट अर्जेंट है नॉट इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला जाता है कि हम लोग नॉर्मली पहले क्वाड्रेंट में ही घुसे हुए रहते हैं, जो अर्जेंट इंपॉर्टेंट चीजें वही करते रहते हैं। इंपॉर्टेंट जो सेकंड क्वाड्रेंट है वो चीजें हम लोग बहुत बार उसका कोई मुहूर्त नहीं आता, ठीक है, पर देखा जाए तो उस पे ही काम करना ज्यादा जरूरी होता है। ये जैसे एक इंडिविजुअल के लिए ट्रू है, एक कंपनी के लिए भी ट्रू है। आपके कंपनी को स्ट्रेटेजिकली कहां पे जाना है, क्या अचीव करना है ये साल में, इसके ऊपर हम लोग का फोकस थोड़ा कम रहता है, और हम डेली ऑपरेशन के ही निटी-ग्रिटीज में उलझे हुए रहते हैं, ठीक है। इसलिए इस टाइप का कोई एक टूल आपके पास होना चाहिए। हम लोग 2 टूल यूज करते हैं, एक है OKR, ऑब्जेक्टिव एंड की रिजल्ट्स, और दूसरा है KRA KPI, की रिजल्ट एरिया एंड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। OKR हम लोग लीडरशिप के लिए यूज करते हैं, और KRA KPI हम लोग पूरी ऑपरेशनल वर्कफोर्स के लिए यूज करते हैं। ये खुद में बहुत बड़े बड़े ट्रेनिंग के टॉपिक है, इसके ऊपर बुक्स भी अवेलेबल है। OKR मेजर व्हाट मैटर्स नाम की बुक है, वो अगर आप पढ़ लेंगे तो OKR आपको समझ में आ जाएगा, तो दैट यू कैन रेफर टू। पार्टनरशिप, अश्लेष ने मुझे बोला था कि पार्टनर वर्क कैसे होता है, ठीक है। बस ये मेरी लास्ट स्लाइड है। तो हम लोग 5 पार्टनर हैं। एक तो चीज ये होता है कि आपको पार्टनरशिप, देखो हर पार्टनरशिप वर्क करे ऐसा जरूरी नहीं, इट इज लाइक द मैरिज, सारे मैरिजेस वर्क नहीं करते, ठीक है, बट हमें कोशिश करनी पड़ती है कि उसको वो वर्क हो, ओके। उसके लिए हमें उस लेवल का प्रोफेशनलिज्म बिल्ड करना खुद में उसकी कोशिश करनी रहती है, ठीक है। एक्टिव लिसनिंग बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि पार्टनरशिप नॉर्मली वर्क कब नहीं करती, जब कुछ हीटेड डिस्कशन हो जाता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन के एटिकेट्स अगर हम फॉलो करें एक्टिवली, कितना भी रहे अपना टोन ना बड़ा हो, ठीक है, दूसरे की भी बात हम लोग सुन ले और अपनी बात रखें, ठीक है, तो नॉर्मली पार्टनरशिप वर्क होती है। मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टअप में, ठीक है, जब हम स्टार्टअप फेज में रहते हैं, तो पार्टनरशिप के अलावा अगर आपके साथ कोई दूसरा थ्रेड है जो आपको कनेक्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग जो है वी आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स, दैट इज एक्सटर्नल थ्रेड वी हैव इन द पार्टनरशिप, ओके। तो हम लोग दोस्त पहले और पार्टनर बाद में। इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में अभी भी 90% बिजनेस फैमिली बिजनेस है, क्योंकि फैमिली इज अ एक्सटर्नल थ्रेड दैट, फिर आपके झगड़े भी हो जाए फिर भी वो एक लेवल तक आपको पकड़े रखता है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपका बिजनेस फैमिली ही हो, ओके, पर एक कोई एक्सटर्नल थ्रेड अगर आप ये कर सकते हो और धीरे धीरे उस प्रोफेशनलिज्म की तरफ जा सकते हो कि प्रोफेशनली यू कैन वर्क एज पार्टनर विथ ईच अदर, क्योंकि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है जो कोई एक्सटर्नल थ्रेड नहीं है, वहां पे प्रोफेशनली पार्टनर्स एक दूसरे के साथ काम करते हैं,
ठीक है, तो वी हैव टू अटेंड दैट लेवल। और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि वो वर्क करेगा, कुछ नहीं भी वर्क कर सकता। आगे की 4 स्लाइड मैं पूरा स्किप करना चाहूंगा, लास्ट, ठीक है। सो ये कुछ वो थोड़ी सी चीजें थी, बहुत सारी चीजें इसके अलावा हम लोग करते पीपल मैनेजमेंट के लिए, पर मैं बोलूंगा कि स्पेसिफिकली आपके कोई सवाल होंगे तो वुड लव टू आंसर दैट। या बिल्कुल बिल्कुल, फिर से रिक्वेस्ट करूंगा क्वेश्चंस के लिए। हमने सर का प्रोफाइल शेयर किया था। गुड मॉर्निंग राहुल सर। गुड मॉर्निंग गार्गी। बहुत बढ़िया आपने प्रेजेंटेशन दिया पीपल मैनेजमेंट के ऊपर। मैं तो खुद हमेशा इसी में उलझी रहती हूँ हमेशा कि इन द बिजनेस करूँ कैसे करूँ, वो ऑन द बिजनेस कैसे करूँ, कंटिन्यूअसली वर्क इन द बिजनेस ही चलते रहता है। तो आई टेक दिस स्टेप फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। मेन प्रश्न ऐसा था कि जैसे आप फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं और आपके माताजी पिताजी एंटरप्रेन्योर नहीं है, नहीं थे, तो आपको ऐसा क्या आपके मन में विजन आया कि आप इसमें जाएंगे और इसमें सस्टेन करेंगे और इसमें ग्रो करेंगे? What helped you to take this decision? Got it. I got the question. Thank you for that question. मैं भी ट्रेडिशनल ड्रीमर था बचपन से कि मैं बड़ा हूँ, एक बहुत अच्छी जॉब, मतलब बहुत पढ़ाई करूँ और एक बहुत अच्छी जॉब करूँ। मेरा एक प्राइमरी इंटरेस्ट म्यूजिक में था अदरवाइज, ठीक है। मेरा प्राइमरी करियर ड्रीम था म्यूजिक डायरेक्टर होने का, ठीक है। आज मैं भलता ही डायरेक्टर बन गया हूँ। तो 12th के बाद एक्चुअली बिकॉज ऑफ दैट पैशन आई गॉट अ प्रोजेक्ट जिसमें एज ए बतौर म्यूजिक डायरेक्टर मुझे काम करने का मौका मिला। मैं वोर्रा से आता हूं तो वहां के एक बहुत बड़े बिल्डर थे, उनका वो प्रोजेक्ट था। 22 सॉन्ग्स हमने कंपोज किए थे और उसके दौरान जो 2 से 3 महीने मैंने उनके साथ बिताए, ही लिटरली ब्रेन वॉश्ड मी। आपने अगर वो प्रोफाइल पढ़ा होगा, आई हैव रिटन देयर कि अ मेंटर एंटर्ड इन माय लाइफ एंड ही ब्रेन वॉश्ड मी। उसने मेरे सारे दरवाजे खोल दिए माइंड के, बोले कि करियर बनाने का एक ही तरीका नहीं होता कि सीख के जॉब करो, ठीक है। बिजनेस करना और एंटरप्रेन्योरशिप एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड जर्नी होती है और जिसमें आपने उसको मतलब ट्राई देना चाहिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आप गिरोगे फिर से उठो। तो वो एक पूरा ब्रेन वॉशिंग उन्होंने किया एंड दैट वाज अ ट्रिगर पॉइंट कि जब से मेरे जहन में एंटरप्रेन्योरशिप के थॉट्स थे, फिर आई कैरिड दैट थॉट फॉरवर्ड और वो आगे फिर और एम्पलीफाई होता चला गया। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू गार्गी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर जैसे आप पहले जॉब कर रहे थे इन्फोसिस में, जी, देन आपको ऐसे क्या रियलाइजेशन हुआ कि अभी जॉब ना करके हमें लाइक स्टार्टअप ही खोलनी है? तो वो थॉट कब आया आपको कि अभी जॉब से हटकर कुछ और करना है, अपना खुद का करना है? क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है जब हम लोग स्टार्टिंग में करते हैं किसी चीज के तो हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिस्क ले या ना ले। राइट। I think I was privileged enough to have that mentor in my life at that point of time. तो जब मैं 12th के बाद 3 से 4 महीने ये प्रोजेक्ट चला था मेरा with that mentor, और तभी से मेरा ऑलमोस्ट डिसाइड हो गया था कि मुझे बिजनेस ही करना है। तो इन्फोसिस एंटर करने के पहले ही मुझे पता था कि मुझे बस यहाँ पे 2-3 साल जॉब करना है, चीजें सीखनी है इंडस्ट्री से रिलेटेड, इवन ये भी चीजें सीखनी है कि कंपनी चलती कैसी है और इतनी बड़ी कंपनीज कैसे चलती है, और वो सारी चीजें सीख के मुझे मेरा ही बिजनेस करना है। सो आई वॉज क्लियर राइट ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ, ठीक है। तो इसलिए मुझे बहुत ज्यादा ऐसी कोई क्या बोलते कश्मकश नहीं रही, ठीक है। बस चीजें अफर्म होती गई। मैं धीरे धीरे मैं मेरे खुद के मैनेजमेंट स्किल्स टेस्ट करते गया। कॉलेज में अलग अलग इवेंट्स का पार्ट था मेरे। हमारे कॉलेज में एक प्रज्ञा नाम का इवेंट होता है। आई एम अ फाउंडर ऑफ दैट इवेंट ऑल्सो, विच इज अ नेशनल लेवल टेक्निकल फेस्टिवल। IIT में जैसा टेक फेस्ट होता है उसी के तरह ये एक इवेंट होता है। तो चीजें अफर्म होती गई और फिर देन आई एंटर्ड इनटू बिजनेस। या हाँ, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। ऐसा समय था जब सारी दुनिया IT और ITS में स्टार्टअप्स हो रही थी। हाँ, बिजनेस स्ट्रेटजी में ये सिखाया जाता है।
राइट जो सब कर रहे हैं और अगर तुम वही करोगे तो गलत कर रहे हो। हाँ तो उस समय ऐसा क्या लगा कि भाई आपको इंजीनियर जैसे रंदी किया था राइट बैंकिंग में और इसी में स्टार्टअप खुल रहा है सब 1.5 साल से जा रहा है। गॉट इट क्या गॉट योर क्वेश्चन। तब फ्रैंकली स्पीकिंग मैं तब एमबीए नहीं था और दूसरा चीज मैं इतना मैच्योर्ड भी नहीं था कि मैं इतनी इंडस्ट्री को स्टडी कर पाऊँ और वो सारा ये कर पाऊँ। इसके पीछे रीजन अलग ही था। एक रीजन ये था कि हम लोग लाइक आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, ठीक है, हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं थे, नन ऑफ माय पार्टनर्स हैड मनी फॉर इन्वेस्टमेंट। तो एक ट्रिगर ये था कि हम कुछ ऐसा बिजनेस करें वेयर इन वी कैन डू बिजनेस बेस्ड ऑन आवर स्किल्स, ठीक है, हम हमारा स्किल्स बेस्ड कुछ सर्विस बिजनेस करें जिसमें फिर बहुत सारा आपको इन्वेस्टमेंट नहीं लगता। मेरे पार्टनर्स जो थे वो एजुकेशन इंडस्ट्री से आते थे, तो वी स्टार्टेड अ कोचिंग क्लास and I was coming from IT and one more my partner and that's why we started a software business। ये थॉट ही नहीं था कि दुनिया क्या कर रही है और दोनों बिजनेस, IT बिजनेस रहे, एजुकेशन बिजनेस, दोनों अदरवाइज प्रॉफिटेबल बिजनेस परस्यू किए जाते हैं। एटलीस्ट एजुकेशन बिजनेस को तो रेसिस्टेंट फ्री भी माना जाता है, ठीक है। तो बस उतने एक हमारा अंडरस्टैंडिंग था, कोई बहुत डीप थॉट नहीं था उसके पीछे एंड दैट वी स्टार्टेड दैट वे। Yes. Yeah. कोविड काल और फिर उसके बाद की जो समय आया, जो बहुत सारे एकदम चेंजेस आए, ड्रास्टिक चेंजेस आए, तो उस इंडस्ट्री की काम करते वक्त जो एम्प्लॉयज की लॉयल्टी और कैसे उनका एकदम चेंजेस होते गए, तो किस तरह आपने मैनेज किया, क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन था। राइट। इसमें बेसिकली दो डिफिकल्ट सिचुएशंस आए। एक तो कोविड खुद, जिसने ऑल टुगेदर इट वाज अ बिग चेंज। वर्क फ्रॉम होम ये बहुत ही बड़ा चेंज था कंपनीज के लिए भी। ऐसा नहीं कि वर्क फ्रॉम होम पहले होता नहीं था, 1% होता होगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। कंपनीज वे आर नॉट एट ऑल कंफर्टेबल विथ वर्क फ्रॉम होम, एटलीस्ट इंडियन कंपनीज, ठीक है। और वो सडनली वर्क फ्रॉम होम मोड में हमें स्विच होना पड़ा। तो वो चेंज में सबसे पहला चीज तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी डिड। जैसे हमें पता चला कि वर्क फ्रॉम होम की नौबत आ सकती है, लॉकडाउन के पहले हम लोग वर्क फ्रॉम होम स्विच हो गए थे, सेंसिंग ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। और फिर वर्क फ्रॉम होम मोड में इतने एम्प्लॉइज को मैनेज करना, कनेक्टेड रखना, तो बहुत सारे स्टेप्स फिर हमने लिए। एक स्टेप जैसे हमने क्विकली HRM ले लिया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है, तो थोड़ा बेटर कंट्रोल रहे। दूसरा चीज हमने यामर नाम का टूल चालू किया, विच इज लाइक इंटरनल सोशल मीडिया। हम एम्प्लॉय को एंगेज कैसे रखेंगे, इट्स अ इंटरनल फेसबुक फॉर जो मैक्सिमस के अंदर का फेसबुक है, यामर नाम का टूल है, वो फैसिलिटेट करता है, तो ऑल एम्प्लॉयज आर देयर। तीसरा चीज हमने माइक्रोसॉफ्ट टीम नाम का एक टूल खरीद लिया, विच इज अ कोलैबोरेशन टूल, जिसमें कोलैबोरेशन और बेटर हो पाता है। चौथा चीज हमने ओपन हाउस नाम का एक इनिशिएटिव शुरू किया। हर 3 महीने में हम ऑल एम्प्लॉइज का एक सेशन लेते थे और हम वहां पे बताते थे कि पिछले 3 महीने में क्या हुआ, क्या क्या अपडेट्स हुए। तो इस अलग अलग तरीके से हम एम्प्लॉइज को कनेक्टेड रखते थे। ये एक पहला हमने कोविड का जो सिचुएशन है वो ऐसे फेस किया, धीरे धीरे वो एंगेजमेंट बिल्ड किया वो सारी टीम के अंदर। पोस्ट कोविड बहुत बड़ा एक चेंज ये आया कि पहले कैसा था कि नागपुर जॉब मार्केट सिटी बेस्ड होता था, नागपुर जॉब मार्केट, पुणे जॉब मार्केट, मुंबई जॉब मार्केट। बिकॉज ये वर्क फ्रॉम होम पे कंपनीज कंफर्टेबल हो गई कि उनकी वर्कफोर्स वर्क फ्रॉम होम कर सकती है, तो पूरा इंडिया जॉब मार्केट हो गया। और उस वजह से हुआ ये, इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट 2 टियर 3 टियर सिटीज बेस्ड कंपनीज और SMEs को आया, क्योंकि जो सैलरी पुणे में वो कंपनी एम्प्लॉयज को देती थी वो नागपुर के एम्प्लॉय को भी ऑफर करने लग गए, तो सैलरी 2x 3x हो गई। तो उसके तहत भी फिर हमने बहुत सारी ये की कि पीपल शुड फील अटैचमेंट टुवर्ड्स आवर कंपनी। हमने सोशल मीडिया पे बहुत सारा हमारा प्रमोशन बढ़ा दिया एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। दूसरा चीज हमने बहुत ये जो अश्लेष ने बताया कि एक सुंदर ऑफिस बनाया, तब तक हमारा ऑफिस सुंदर नहीं था, ताकि एम्प्लॉयज को लगे कि हाँ मुझे इस ऑफिस में जाना है और काम करना है, ठीक है। दे शुड फील मोटिवेशन टू वर्क। तो ऐसी बहुत सारी चीजें की और उसको हमने एड्रेस किया।
एम्प्लॉइज लॉयल्टी, हमने किसी एम्प्लॉय को 3-4 साल नर्चर किया, उसके बाद हमने रिसोर्सेज नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत टाइम और स्पेंड किया, फाइनेंशियली भी सैलरी हो जाती है, बट अट्रिशन रेट इतना हाई हो गया है, लॉयल्टी नाम की कोई चीज नहीं है, राइट। तो वो जो इमोशनल अटैक्स आते हैं कि अपने अच्छे जो हथियार होते हैं छोड़ के जा रहे हैं, उसमें एक इमोशनल अटैक हम पे खुद पे आता है, वो कैसे मतलब आप स्ट्रेस हैंडल कर पाते, क्योंकि वो इस पीरियड में हम लोगों ने अपनी इंडस्ट्री में भी फील किया। राइट। हाँ, इसका आंसर उसी में है कि एज ए को फाउंडर या एज ए बिजनेस ड्राइवर हमें आइसोलेटेड रहना पड़ता है उस इमोशन से। ये हमने भी बहुत दिनों के बाद सीखा, हम भी बहुत इंपैक्ट हो जाते थे, बहुत स्ट्रेस में आ जाते थे, अरे यार ये बंदा गया तो कैसा। मेरा खुद का एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि आपका जब कोई एक बंदा जाता है एंड यू फील लॉट ऑफ डिपेंडेंसी ऑन देम, मैंने हमेशा उसका सब्स्टिट्यूट उससे बेटर पाया है। तो ग्रेजुअली हम लोग अभी सीख गए हैं कि खुद को इमोशनली आइसोलेटेड रखना। उसे हमें यही एज्यूम करना है कि ज्यादा से ज्यादा 2 साल रहेगा या 3 साल रहेगा ये बंदा, ठीक है, कितना भी अच्छा हो, कितना भी आपको कनेक्टेड फील हो रहा हो, तो अगर आप उस एक्सपेक्टेशन के साथ रहते हो तो फिर आपको उस चीज का इतना दुख नहीं होता। एक्सपेक्टेशन इज अ रूट कॉज ऑफ सफरिंग, एक्सपेक्टेशन ही ना रखो तो यू विल नॉट सफर। और ये सब होने के बावजूद फिर भी कुछ एम्प्लॉइज आपके ऐसे रहेंगे जो कनेक्टेड रहेंगे, लॉयल रहेंगे, दे आर योर एसेट ऑफ कोर्स, ठीक है। यस जी सर, एक क्वेश्चन है कि प्लीज हाईलाइट सम गुड प्रोफेशनल क्वालिटीज जो आप प्रैक्टिस करते हैं आपके कंपनी में, सो दैट वी कैन लर्न फ्रॉम देम। ओके, गुड प्रोफेशनल क्वालिटीज, गुड प्रैक्टिसेस, ओके। एक प्रैक्टिस ये है, हमारे यहाँ पे एक एक्टिविटी चलती है डायलॉग विद डायरेक्टर्स, ठीक है। तो हम लोग बीच बीच में मतलब 1 से 1.5 महीने में एटलीस्ट कुछ 5-10 एम्प्लॉय को लेके बैठ जाते हैं और हम उनको फ्रीली ये पूछते हैं कि आप बताइए कि आपको इस कंपनी में क्या अच्छा लग रहा है, यहाँ पे काम करने के लिए क्या अच्छा लग रहा है और क्या चीज है जो इंप्रूव होना जरूरी है। ये दोनों चीज आप बताइए, ठीक है, ये दोनों चीज आप बताइए। लोग ऐसे खुलते जाते हैं और आप उनके जो फीडबैक है आप वही के वही नोट कीजिए, ठीक है, दैट वी डू। तो उनको ये भी एश्योरेंस होता है कि दे आर राइटिंग एवरीथिंग, ताकि दे विल वर्क ऑन इट। एक वहां का उसका फर्स्ट स्टेप है उस कॉन्फिडेंस का, तो वो और बताते हैं खुल के, एंड आपको उनको अलाउ भी करना है उतना खुल के बताने के लिए। ये एक एक्सरसाइज में इतना अच्छा कनेक्ट क्रिएट हो जाता है उस एक मीटिंग में वो 5-10 एम्प्लॉय के साथ आपका। दिस वी फॉलो रिपीटेडली, और ये कोविड के वक्त भी हमने और इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई थी, बहुत अमेजिंग इसके रिजल्ट होते हैं। तो ये एक प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। दूसरा प्रैक्टिस हम लोग ये करते हैं कि जैसे हम लोग वी गिव देम चांस टू आस्क क्वेश्चंस एनोनिमसली। बहुत बार एम्प्लॉइज में डर होता है कि मैं कोई एक क्वेश्चन पूछूं बट मुझे कहीं पे टारगेट तो नहीं किया जाएगा। बॉसेस से हमेशा वो डर होता है एम्प्लॉइज का, और एज ए बॉस आपका हमेशा वो एक ये होना चाहिए कि दे शुड फील कंफर्टेबल। हमने एक एनोनिमस क्वेश्चन का एक ये है कि एम्प्लॉइज एनोनिमसली क्वेश्चन पूछते हैं, और ओपन हाउस में जो हम हर क्वार्टर में करते हैं, हम हर एक क्वेश्चन का उनको आंसर करते हैं। हमें नहीं पता किसने क्वेश्चन पूछा है, इसलिए वो ब्लंटली कुछ भी पूछते हैं, पर हम हर एक चीज का आंसर करते हैं। इससे क्या होता है, बहुत बार उनको हमारी साइड पता चलती है, कंपनी की साइड पता चलती है। ऐसा उनको धीरे धीरे इंस्टॉल होता है कि ऐसा नहीं कि ये पर्सनल इंटरेस्ट में ये लोग चीजें कर रहे हैं बिकॉज ये लोग मैनेजमेंट में बैठे हैं। नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर होता है, ठीक है, और उसके तहत चीजों को हमें सोचना पड़ता है। तो वो धीरे धीरे उनमें इंस्टॉल होता है, और वो जो बैरियर होता है वो कम होते जाता है। तो ये 2 चीजें मुझे याद आई इमीडिएटली। यस सर, मैं यही पूछना चाहूंगा आपको कि मतलब जैसे हम पेश कंट्रोल में जी, मुझे हर बार कुछ ना कुछ नए प्रॉब्लम आते हैं। मैं यही चाहूंगा कि ऐसे आप कोई ये बताइए कि आप जो नुकसान करने के बाद आपको समझ में आए, हाँ, तो हम उससे बच सके। अक्कल खाते में हाँ, ये अक्कल खाता इज अ गुड वर्ड। ओके, ऐसे तो बहुत है, बहुत ही ज्यादा है। ओके, एक
एक चीज सबसे पहला तो मुझे ऐसा लगता है कि नॉट मेजरिंग प्रॉफिट्स, ठीक है। एक जस्ट मैं रैंडम सवाल पूछना चाहूंगा, बिल्कुल थोड़ा ऑनेस्टली आंसर दे। आप में से कितने लोग प्रॉफिट मेजर करते हैं आपके बिजनेस का हर महीने? 1 2 3 4, ठीक है। तो नहीं कर पा हाँ रहा हाँ, तो हम तो करना भी नहीं चाहते थे पहले 5 साल तो ये सबसे पहली चीज है। हम लोग बिजनेसमैन है और बिजनेस का फंडामेंटल मीनिंग होता है प्रॉफिट इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंस, ठीक है। प्रॉफिट इज अ अल्टीमेट परफॉर्मेंस इंडिकेटर, अल्टीमेट केपीआई, पर हम प्रॉफिट मेजर नहीं करते, ठीक है। ये चीज हमें भी रियलाइज हुई 4-5 साल बाद कि बिकॉज वी आर नॉट मेजरिंग इट, वी आर नॉट एबल टू इंप्रूव इट। बहुत सारी चीजें हम तब तक इंप्रूव नहीं कर पाते जब तक हम मेजर नहीं कर पाते कि है कहां पे भैया हम लोग, ठीक है। और जब से हमने सिर्फ ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, वी हैव सीन कि हमारे प्रॉफिट्स बढ़ने लग गए हैं, क्योंकि बस हमें प्रॉब्लम पता चल गई, ठीक है। तो ये एक चीज की। दूसरा चीज एक जो मुझे याद आती है, वी हैव टू बिकम मेंटोर फॉर योर एम्प्लॉयज एंड नॉट अप्रूवर, फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है। कि जैसे आपके बिजनेस को चलाने के लिए आपको अलग अलग एक्सपर्टीज के लोग लगते हैं, ठीक है। आइडियली वो अपने एरिया में धुरंधर चाहिए, एचआर अपने एरिया में धुरंधर चाहिए, फाइनेंस वाला अपने एरिया में धुरंधर चाहिए। होता यह है कि आप उनको ना मेंटर करने लग जाते हैं और फिर आप उनको ना सही गलत करने लग जाते हैं। उसके तहत होता है कि धीरे धीरे हर एक छोटी चीज का अप्रूवल वो आपसे मांगते हैं। तो हमें कुछ दिन बाद ये रियलाइज हुआ कि अगर हम मेंटरशिप करने लगे लोगों को, तो हमें जितना आता है हम वही तक ही उनको बिल्ड कर पाएंगे। एक्चुअली सही तरीका यह है कि आपसे भी होशियार, मतलब समझो एचआर हायर कर रहे हो तो वो आपसे भी होशियार चाहिए एचआर में, और उसने बताना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं। हाँ ठीक है, कुछ बेसिक के इस पे आप उसको टटोल सकते हो कि इज इट राइट और रॉन्ग, बट उसको आने दो आपके तरफ प्रपोजल लेके। आप समहाउ उसको ये मत करो। ये ट्रैप से हम लोग अभी भी निकलना चाह रहे हैं, पूरी तरह से निकले नहीं है, ठीक है, बट ये एक रियलाइजेशन है। ओके, ऐसे तो और बहुत सारी चीजें हैं। हॉरिजॉन्टल कॉस्ट का एक है, हम लोगों ने काफी सारा इन्वेस्ट किया हमारे हॉरिजॉन्टल्स बिल्ड करने में। जरूरी नहीं है आप हर एक पर्सन को इन हाउस एज ए एम्प्लॉय रखो। सारी चीजें आजकल अवेलेबल है आउटसोर्सिंग बेसिस पे। आप आउटसोर्सिंग बेसिस पे एचआर की सर्विस ले सकते हो। यहाँ पे स्तुति है, राइट। रिक्रूटमेंट वो आउटसोर्सिंग बेसिस पे वो लोग करते हैं। आपको कोई इन हाउस एचआर होने की जरूरत नहीं जो आपके लिए रिक्रूटमेंट करे, राइट। फिनांस आप आउटसोर्स कर सकते हो, एडमिन आप आउटसोर्स कर सकते हो। यहाँ पे रविंद्र सर बैठे हैं, ठीक है। आपको कोई नेटवर्क वाले डिपार्टमेंट की या सिस्टम एडमिन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सच अ फैंटास्टिक सर्विस ही प्रोवाइड्स। तो ये सारे आउटसोर्स करने चाहिए। हाँ, दो धारी तलवार है। हाँ, और लेना कि मुझे इन हाउस डेवलप करना है, हाँ, आउटसोर्स करना है। कई बार इन हाउस डेवलप करना मतलब बिल्कुल सिचुएशन, हाँ, हाँ, या बराबर है। इजी कॉल नहीं रहा है, मतलब मेरा हाँ, एक्सपीरियंस राइट, बिल्कुल सही, बिल्कुल। ये बहुत जबरदस्त डायलेमा होता है एक बिजनेसमैन को, एक फाउंडर को। इसका आंसर मैं ये बोलूंगा कि जो अगर आपके पास वर्क मेजरमेंट टूल है, ठीक है, और आप आपका भी वर्क मेजर कर रहे हो कि आपका समय किस में ज्यादा जा रहा है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट वाला थोड़ा एक सिस्टम आता है उसमें, उसकी अगर हम कहीं से ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो आपका समय, आप अगर आपके पास डेटा है उसको एनालाइज कर पा रहे हो कि मेरा इसमें ज्यादा समय जा रहा है, ठीक है, या अब इसमें मुझे कोई किसी बंदे की जरूरत है, तो वो आप कैलकुलेट करो कि मैं समय डाल रहा हूं तो मेरा ज्यादा उसमें खर्चा जा रहा है, या मैं किसी को ले लूं तो मेरा ये चीज बच जाएगी, राइट। तो डेटा बेस्ड हमें वो डिसीजन लेना पड़ेगा, और उसके लिए सबसे पहले डेटा क्रिएट करना पड़ेगा। हमारे इसमें वो टूल्स लगाने पड़ेंगे हमें। सही कहा, वेरी गुड। जी यस सर। मेरा क्वेश्चन थोड़ा सिंपल है जी। जैसे कि आपने खुद ही कहा था कि जब आपकी जर्नी जो सफर में है, जी, तो पहले आप विजिटर आए थे, मेंबर बने, वहां से जी, तो जो
जो हमें क्या है, क्योंकि हमारे डायरेक्टर्स को ही पता नहीं था कि आप एक ऐसे आईटी कंपनी के सीईओ है जिसमें मोर देन 100 एलपी काम करने वाले हैं। तो ऐसे व्यक्ति को अनजाने में हमने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप प्रेजेंटेशन कोऑर्डिनेटर बने, और वो जो आपने जो कार्यकाल जो संभाला, तो जब ऐसे होता था कि जैसे मीटिंग अभी आपने शुरू में हुई है और हम 5 मिनट पहले आके आपको पंद्रह देते कि सर जरा इसको लगा दीजिएगा। तो ये इतनी सारी जो डिफिकल्टीज होती है भी अपने जो इतनी हम्बली और इतनी ह्यूमिलिटी से आप अपना जो छोटा सा जो प्रोफाइल जो आपने कंपेरेटिव जो आपके स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही छोटा है, लेकिन जो आपने कैसे हम्बली और कैसे ह्यूमिलिटी से आपने उसको निभाया जरा हम जानना चाहते हैं। नहीं, सबसे बड़े तो ब्रांड एम्बेसडर मुझे लगता है कि भुवनेश्वर सर खुद है, हम ह्यूमिलिटी और हम्बलनेस के। मुझे एक्चुअली पता नहीं, ये नहीं लगता, ये सवाल ही नहीं लगता। मैं वरोरा से आता हूँ और वरोरा इज अ टाउन ऑफ बाबा आमटे जी। हमने उनके सानिध्य में बचपन से यही सीखा है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। श्रम ही है श्री राम हमारा, ये उनका कोट है। डीड्स नॉट वर्ड्स, ये भी दूसरा कोड है कि करो, सिर्फ बातें मत करो। तो मुझे तो बिल्कुल भी वैसा कुछ वो चीज करने में हिचक नहीं लगी कभी भी। उल्टा मैं कैलाश भाई को हमेशा ये पूछता था। एक्चुअली मैं बहुत ही फास्ट यूजर हूँ लैपटॉप का, काफी शॉर्टकट्स वगैरह यूज करके। वो जो एक ये है कि इट्स अ वेपन फॉर मी, ओके, ये मेरा औजार है। और वो जैसे आपकी तलवार है तो आपको फास्ट चलानी आनी चाहिए, आपको लैपटॉप फास्ट चलाने आना चाहिए। मैं कैलाश भाई को पूछता था कि आपने इतना सही आदमी कैसे चुना, आपको तो कुछ भी नहीं पता था मेरे बारे में। क्योंकि और आई रियली कन्फेस कि द बिगेस्ट रोल आई एंजॉयड संपर्क की पूरी जर्नी में तो वो रोल है। क्योंकि मुझे वो चीज चैलेंजिंग लगती थी कि हाँ, लोग मीटिंग के दौरान कुछ लाके दे रहे हैं, अब आपका प्रेजेंटेशन भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। वो प्रेजेंटेशन कब चेंज हो जाता था वो भी नहीं पता चलता था लोगों को कि पीपीटी चेंज हो गई है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी काम छोटा होता है। और एज ए फाउंडर, डोरमैन टू चेयरमैन जो बोलते हैं हम लोग, डोरमैन, डोर खोलने से लेके चेयरमैन, वो सारे रोल के लिए हम लोगों को प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है। थैंक यू भुवनेश्वर जी को मैंने सवाल पूछा एज अ एनजीओ का डायरेक्टर, और दूसरे जो हमारे 6 चैप्टर वैसे सारे ग्रुप्स चल रहे हैं जो एटलीस्ट चला रहे हैं, तो हम लोग आपने एकदम सही उत्तर दिया। मतलब यही उत्तर हो सकता है इस तरह के प्रश्न का। हमको इस कॉल में मतलब मैसेज भी देना था कि हम लोग के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मेंबर्स को समझाना कि भाई कोई भी काम में छोटा नहीं है। राइट। कोई काम चैप्टर में उठाइए और करिए। ये चैप्टर आपका है और ये नॉन प्रॉफिट संस्था है, और एक आप इनके सामने एज ए रोल मॉडल हो कि भाई एक आप कंपनी के 100 के सीईओ होने के बाद भी आपको डायरेक्टर्स ने पहचाना नहीं और उठा के वहां पे बैठा दिया कि आप लोगों के हाथ में लो और प्रेशर में वहां पे चलाओ। तो आपने कभी मतलब वो एक होता है बॉडी लैंग्वेज आती है। मैं आपके बाजू में बैठा था उस समय। हाँ, राइट। बॉडी लैंग्वेज से मुझे ऐसा नहीं है कि बंदे को बस थोड़ा सा भी त्रास आ रहा है कि कितने मतलब देखा मुझे तो ये नहीं पता कि चालू हो गई है और उसके बाद पीपीटी लगे दे रहे हैं। तो वो मतलब क्वालिटीज जो होती है, ह्यूमिलिटी प्लस पेशेंस प्लस मुझे करना है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे हर काम करना है, वो मतलब हर इंसान में आ जाए तो अपना देश बहुत आगे निकल जाएगा। नहीं, उसके लिए मैंने कैलाश भैया को भी बहुत बार वो टाइम मैनेज करते हुए देखा है, मेरे बाजू में बैठ के जो रोल चाहे कि उनको माइक के लिए दौड़ते हुए देखा है। अगर वो माइक के लिए दौड़ सकते तो हम में से कोई भी दौड़ सकता है। कोई उसमें छोटा या ईगो पे लाने की कोई जरूरत नहीं उस चीज को। जी सर, आप संपर्क से इतने सालों से जुड़े हुए हैं, संपर्क ज्वाइन करने के बाद आपके बिजनेस और आपके पर्सनालिटी में क्या चेंजेस? थैंक यू सो मच। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। बहुत बड़ा योगदान है संपर्क का मेरी जिंदगी में। देखा जाए तो मैं एक इंट्रोवर्ट बंदा था, अभी भी हूँ। तो एक रिजर्व्ड पर्सनालिटी जिसको बोलते हैं, एक रिजर्व्ड पर्सनालिटी हूँ मैं अंदर से। और संपर ने उस इंट्रोवर्ट को एक्सट्रोवर्ट बनाने का काम किया है। संपर ने उस रिजर्व्ड बंदे को, जो एक थोड़ा
शाय था, रिजर्व था, उसको खोलने का, उसको ओपन अप करने का काम किया है। पर्सनली मेरे कम्युनिकेशन स्किल में काफी चेंजेस आए हैं संपर्क की वजह से। और एक बहुत चीज, जो शायद कैलाश भैया को भी नहीं पता होंगी, आई वॉज नॉट, मतलब मेरी हिंदी बहुत ही खराब थी। और मैं पुणे में था और मेरे पुणे के दोस्त बोलते थे कि भाई तू नागपुर से आता है और तेरी हिंदी क्यों खराब है। नागपुर एक वो ब्रांड है कि यहाँ पे लोग ज्यादा हिंदी बात करते हैं। तो संपर्क में आने के बाद मेरी हिंदी भी इम्प्रूव हो गई। और लिटरली कल परसों, हालांकि मुझे उसका कोई मतलब, कल परसों एक सज्जन मिले, बंगाली थे वो, और वो मेरे कंपनी में आए, ऐसे ही टहलते हो तो उनको पता चल गया, अरे ये तो राहुल जी की कंपनी है, मेरे नेबर है वो एक्चुअली। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप क्या करते हो, मैंने बहुत सारी चीजें बताई और मैंने ऑलमोस्ट पूरी चीजें हिंदी में बताई। तो उनसे मुझे वो कॉम्प्लीमेंट मिला कि राहुल जी बोले जितने भी लोग आईटी में है वो इंग्लिश में ही बात करते हैं, आप नॉन स्टॉप पूरे हिंदी में, आपकी हिंदी कितनी अच्छी है। मैं बोला कि सर मैं तरस गया था इस कॉम्प्लीमेंट की पूरी। मैंने उनको संपर्क के बारे में बताया कि ये संस्था है, इसकी वजह से मेरे कम्युनिकेशन में भी बहुत सुधार आया है, और ऑफ कोर्स मेरी हिंदी का पूरा श्रेय संपर्क को जाता है। या इट्स क्वाइट लेट, 10 बज गए। अनाउंस नहीं किया टुडे, आई एम नॉट डायरेक्टर, प्लीज। मैं आज सिर्फ एक्सटर्नल ऑब्जर्वर हूं, पूरा टाइम मैं नोट्स पढ़ा रहा हूं, आप फिल्टर मत देखो। कोई सवाल होंगे तो आप 1-to-1 पूछ लेंगे इधर ब्रेकफास्ट के टाइम पे। हाँ, बगैर ब्रेकफास्ट करके नहीं जाऊंगा मैं। तो थैंक यू सो मच सर। एक बार सबसे पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, एक बार स्टैंडिंग ओवेशन करके